हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, इसके पहले आप स्टेट ऑफ मैटर पर बात कर रहे थे, जिसका एक फर्स्ट लेक्चर हम आपको प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक केवल 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब आज हम 21 से आगे बात करेंगे। ये जो PYQ है, ये PYQ आपके नीट एंड JEE लेवल से संबंधित प्लस बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किए थे वो 20 किए थे। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर से हम बात करें, जिसे आप लिखा, एक गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 92 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इसका वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर क्या होगा? तो आपका वही प्रक्रिया है, URMS आपको ज्ञात करना है। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें आपसे, तो आपको प्रक्रिया होगी U1 ऑब्लिक टू U2 इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, ठीक। तो U1 आपका प्रथम वर्ग माध्य मूल हो गया और U2 आपका सेकंड वाला, और टेम्परेचर आपके यहाँ दिए भी गए हैं 27 और 927। तो अगर इनको केल्विन बदलें तो 27 का हो जाएगा कितना, 300 केल्विन, और 927 का कितना हो जाएगा 1200 ऑब्लिक 1200 कर देंगे। और ये वर्ग मूल में है, अगर इनको काटेंगे तो 1/4, ठीक। तो 1/4 का वर्गमूल यदि आप याद करेंगे तो क्या निकलेगा 1/2, अर्थात U1/U2 इक्वल टू 1/2। अगर हम कैची गुणा करें तो U1 जो U2 आएगा वो होगा 2U1 आएगा, ठीक है। तो यह क्या प्रारंभिक मान का क्या हो रहा है, दोगुना चलता है, ठीक है। तो आपका जो D आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, आप ये क्वेश्चन निकालना, तो हमने क्या देखा कि दोगुना निकल के आता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखें तो आप देखिए, अमिश्रणीय द्रवों के युग्म में एक साधारण ठोस विलय फिर दोनों घोल में घुल जाता है तथा इक्विलिब्रियम स्टेज को प्राप्त करता है, तब ऊपरी परत में विलय की सांद्रता क्या होगी? तो ऊपरी परत में जो आप देखते हैं कि मतलब कोई भी सॉल्यूशन बना है आपका ठोस का और लिक्विड का, तो इस स्थिति में सांद्रता पर क्या प्रभाव होगा? जब से ऊपरी परत में विलय की सांद्रता क्या होगी? तो आपका ध्यान देना, निचली परत की सांद्रता के साथ निश्चित अनुपात में होती है। ये आपका 22 का ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम 23 नंबर के क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए, 23 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए, तो एक द्रव अस्तित्व में हो सकता है। कब ये कोई द्रव अस्तित्व में होगा, इस बारे की जानकारी कब होगा? कोई भी लिक्विड वास्तविक रूप में हमें सब समझ में आएगा जब उसका क्वथनांक और गलनांक के बीच हो। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो ये 23 आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट भी हैं, थोड़ा स्पेस भी हो जिससे आप इनको सॉल्व कर सके और देख सके। देखिए,
24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 500 ml और 27 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक समान दाब पर ठंडा किया जाता है, तो नया आयतन बताइए। देखो पहले दिया क्या है, B1 कितना है 500 ml, और फिर दिया T1 अर्थात टेम्परेचर कितना है 27। इसको केल्विन बदल देंगे तो हो जाएगा आपका 300 केल्विन, और T2 होगा -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको आप बदलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 273 जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा 268 केल्विन। अब नया आयतन की बात करता है V2 क्वेश्चन मार्क, तो आप बस चार्ल्स लॉ लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, B1 बटे T1 इक्वल टू V2 बटे T2। आप जब इसको लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे, आपका V नंबर का आंसर राइट आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 25 नंबर पर। देखो फिर आपके लिए एक न्यूमेरिकल से सिंपल सा है। क्या कहता है, 600 सीसी गैस को 750 mm प्रेशर पर संपीड़ित कर 500 सीसी कर दिया गया है। ताप को स्थिर रखना है, तो समझ जाइए टेम्परेचर यहाँ जब कांस्टेंट है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो समझ जाइए वाइल्स का लॉ लगेगा। वाइल्स लॉ क्या कहलाता है, P1 B1 बराबर P2 V2। दिया क्या गाइस 600 सीसी, मतलब B1 है आपका 600, फिर देखो P1 कितना दिया है 750, फिर क्या दिया है B2 क्या दिया है 500 सीसी। अब इसमें मान आप पुटअप कर दीजिए तो आपके समथिंग 150 की समथिंग आंसर आएगा। ठीक, तो यह 25 नंबर का क्वेश्चन राइट हुआ, अपने हिसाब से करना। आइए 26 नंबर की हम क्वेश्चन पर बात करें। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा भी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप और इसको देखते हैं हम। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल से मैं आपको केवल जानकारी देता हूँ तो लगाना कैसे है, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार आप प्रयास करेंगे, नहीं बने तो हमें क्लियर करना कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको बता देंगे। N1 बाई N2 इक्वल लगाएंगे P1 बटे P2। देखो आप क्या दिया गया है, मोलों की संख्या का अनुपात निकालना ना, तो N1 होगा मोलों की संख्या, ठीक है, N1 अपॉन N2 जे मोलों की संख्या हुई। P1 देखो क्या देखो 170 टॉल और 570, इन दोनों को हल कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आइए हम 27 नंबर के क्वेश्चन में बात करें। देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में बात करें हम, कहता है कि किस ताप व दाब की स्थिति में गैस आदर्श व्यवहार से निम्नतम विचलन करती है। तो ये बात ध्यान देना, कोई भी आदर्श गैस वास्तविक गैस, मतलब कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार तब करती है जब उसका प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो, और टेम्परेचर क्या हो, बहुत हाई हो। निम्न दाब और उच्च ताप पर यह कार्य होता है। तो आप खुद दिमाग लगाएंगे निम्न दाब कहाँ है, निम्न दाब यहाँ है एक वायुमंडलीय दाब जो निम्न दाब है। टेम्परेचर 550, मतलब प्रेशर देखो, प्रेशर ओनली 1 है अर्थात प्रेशर कम हो गया, और 550 केल्विन टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप केवल इतना ध्यान देना है कि प्रेशर हमें निम्न चाहिए दाब, और टेम्परेचर हमें हाई चाहिए, तभी ये क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, आइए हम 28 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, ये विसरण दर के में संबंधित एक न्यूमेरिकल से जो आप आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइट आंसर आपका 28 का ही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विसरण दर का होता है R1 बाई R2 इक्वल टू √M2 बटे M1। ग्राम का विसरण नियम वाला फॉर्म लगता है कि
कि R व्युत्क्रमण 1/√m, अर्थात अणुभार जिसका कम होगा उसी की विसरण दर अधिक होगी। ठीक है, यह फंडा चलता है इसमें। तो यह आप क्लियर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर आपको बता दिया, बाकी आप हल करेंगे खुद। 28 नंबर क्लियर हो गया। आइए देखते हैं हम 29 नंबर पर। ठीक, तो 29 नंबर की यदि हम बात करें तो क्या होगा राइट आंसर, इसका थोड़ा ध्यान देना। क्या कहता है, यदि 500 ml गैस ए 400 टॉर पर 666.6 ml गैस बी, देखिए आपको, देखिए यहाँ B1, वहाँ B2, यहाँ P1, यहाँ P2, और 2 लीटर के आयतन के पात्र में रखी गई है। तो दाब फिर बताइए, यहाँ फॉर्मूला आप मेरे हिसाब से आप लगा सकते हैं, P1 B1/T1 नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की कमी है, ये नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल जो बायल का नियम ही लगाएंगे आप, वही जो पीछे बता चुका हूँ मैं, P1 B1 बराबर P2 B2। ठीक है, ये वाला लगाएंगे आप। तो यहाँ पर जब हल करेंगे समथिंग 200 टॉर की समथिंग आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये 29 वाला क्वेश्चन राइट हुआ आपका। देखिए, एक गैसों के मिश्रण में H2 तथा O2 का मोलर अनुपात 8:1 है। ठीक, मिश्रण में H2 अनुपात O2 के द्रव्यमान का भार अनुसार अनुपात क्या होना चाहिए? 8:1 है, और होना कितना चाहिए वो कहते हैं, अगर भार के अनुसार देखा जाए तो भार के अनुसार ये समझ लीजिए आधा होगा आपका, एक बल्ब ना, ये होगा 1.2 का। ठीक है, डी आप क्लियर करेंगे, बाकी आप सॉल्व कीजिए। और 30 नंबर का यदि हम क्वेश्चन में देखें, 30 नंबर देखा था, 31 नंबर में आइए। तो आप देखिए, समान ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक CO तथा N2 के अणुओं की औसत मोलर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बीच सही संबंध बताता है? तो सही संबंध देखें तो आप ध्यान देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो गतिज ऊर्जा होती है दोनों की बराबर होगी। क्या होगी? दोनों की बराबर। क्यों होगी? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जैसे कार्बन का है आपका 12, ऑक्सीजन को होता है 14, अगर मोलर मास निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, और 1 और 1 2 26, और नाइट्रोजन का एक का होता है 14, तो दूसरा का हो गया 28। ठीक, तो होता क्या है कि उन्होंने औसत मोलर ऊर्जा पूछी, तो इस स्थिति में अगर नॉर्मल सा डिफरेंस हो तो ये दोनों आपस में बराबर मानी जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक सा होता है। ठीक है, इसलिए डी राइट आंसर होगा इसका। अगर हम 32 नंबर के क्वेश्चन में देखें तो आप खुद देखिए क्या कहा, प्रेशर कुकर में बीन्स पहले पक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कि जो प्रेशर कुकर उसमें जो आप डालते हैं जो भी चीज़ वो सबसे पहले पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो बॉइलिंग प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है सर। क्वथनांक दाब बढ़ने पर को प्रेशर कुकर में सबसे पहले बीन्स जो होते हैं वो पक जाता है, क्योंकि बॉइलिंग प्रेशर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाई हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। इसी 32 नंबर का आपका राइट होगा। ठीक है, अब आइए हम 33 नंबर पर। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम केवल फॉर्मूले ही बताए हैं आपको और सॉल्व नहीं किए हैं, और आंसर बता दिए कि आएगा, क्योंकि हम आपको लेक्चरों में कई बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा चुके हैं। अब केवल एक PYQ है जो आपके लिए हैं,
जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और यदि फिर भी यदि समस्या है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे हम आपके सभी के सभी लेक्चर को क्लियर कर सकें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई समस्या किसी बच्चे को होना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको देखो परमाणु संरचना के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग की भी करवा चुके हैं, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की भी करवा चुके हैं। अब हम द्रव्य की अवस्थाओं वाले लेसन पर हम बात करने आए हैं। ठीक है, तो 33 का यहाँ क्वेश्चन आपका वही बात है, तो देखना थोड़ा सा बात वही है। जब आदर्श गैस की बात आए तो हमने कहा था कि प्रेशर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। यदि प्रेशर कम हुआ और टेम्परेचर हाई है तो वास्तविक गैस भी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है, इस बात को ध्यान देना। तो 33 में बात करें तो टेम्परेचर उच्च होना चाहिए, तो भैया उच्च ताप है, और प्रेशर निम्न होना चाहिए, तो भैया यही होगा आपका, समझ रहे। तो 33 का ये राइट आंसर होगा आपका। तो 33 नंबर क्या आपके क्लियर होगा। तो ये बात आप खुद ध्यान देनी है कि कहाँ पर प्रेशर हाई एंड टेम्परेचर लो रखना है हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी क्लियरिटी का किनारे। देखिए अब आइए 34 नंबर में बात कर रहे। देखो सर, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होगा। देखो यहाँ पर ऐसे जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्यान में रखा करो। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड को आप ध्यान में रखोगे तो आपके कई क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पानी लिखा है, वाटर जल है, और जल में आप देख लीजिए H2O। H2O मतलब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, मतलब आप जानते हैं जल में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका एल्कोहल में भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपके मेथल में भी है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो किस में नहीं है, डी रबर में, बेंजीन में नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई बॉन्ड देखें तो जल में होता है। ठीक है, तो यही इसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होगा। सबसे ज़्यादा हाई हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो आपका किस में होगा, H2 में। आपको सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए 3 एलिमेंट्स आप ध्यान रखें, FON, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 ऐसे होते जहाँ भी अगर इनका संबंध किसी भी हाइड्रोजन से है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनका संबंध अपने पानी के साथ है, वाटर के साथ है, तो ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसका पृष्ठ तनाव भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला 34 का सी नंबर राइट हुआ। अब आइए इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, फिर इसके बाद लेक्चर को यहीं विराम करेंगे और फिर बात करेंगे आगे चल के। लेकिन पहला क्वेश्चन आपने सही से ना समझा होगा तो मैं आपको पहला क्वेश्चन एक बार और आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यदि कोई गैस स्थिर ताप पर प्रसारित होती है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, स्थिर ताप पर यदि प्रसारित होती है क्या दर्शाता है, वो क्या दर्शाती है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा वही रहती है, अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो परिवर्तित नहीं होती, अर्थात वो जो पहले थी वही बाद में होगी। एक मिनट लिखना आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो मैं इस पर बात करते हैं। यदि कोई गैस स्थिर टेम्परेचर क्या हुआ, स्थिर। अगर टेम्परेचर आपका स्थिर है तो हमने आपको पहले भी कहा था, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समझ जाइए आपका वायल का नियम लागू होगा। और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो समझ जाइए आप
चार्ल्स का लॉ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या की है कि यदि कोई गैस स्थिर ताप पर प्रसारित होती है तो क्या जी यह बताएगा कि टेम्परेचर स्थिर है तो जो अणु की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। ये आपके 35 नंबर के क्वेश्चन राइट हुए। अब हम सबसे पहले जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से आपने नहीं समझ पाया, उस पर हम दोबारा बात कर ले रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, क्या कहा मैंने कि गैस का टेम्परेचर तो क्या T1 है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में बदलें तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन, 273 हम ऐड करेंगे इसमें। और T2 की बात करें तो 927 डिग्री सेल्सियस है, अगर केल्विन में बदलें तो इसका हो जाएगा समथिंग 1200 केल्विन। इसका वर्ग माध्य मूल का वेग क्या होगा, प्रारंभ मान का क्या होगा, पहले की तरह होगा कि आधा होगा कि दोगुना हो जाएगा। तो इस प्रकार की हमें बात को जानना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का वर्ग माध्य मूल U1, दूसरे का U2 अंडर रूट T2 तो T1 बाई T2। तो देखिए हल कीजिए आप, तो U1 बाई U2 इक्वल टू क्या होगा, T1 क्या होगा आपका 300 केल्विन और क्या होता है 100 केल्विन, और आप क्या करेंगे इक्वल करेंगे। अब इसको कट का आप मान निकालेंगे तो U1 बाई U2 बराबर 1 बाई 4 आ गया, लेकिन है क्या रूट में 1 बाई 4 है रूट में, तो इसका U1 और जो U2 अनुपात है वो 1/2 होगा। तो आपका क्या करेगा जी U1 हो गया और जी U2 हो गया, तो आपका U2 क्या निकलेगा 2U1 होगा, कैंची गुणा कर लेंगे आप, अर्थात पहले का ये दोगुना निकलेगा। यह आपका क्लियर होगा, ठीक। तो ये आपके टोटल देखा था 35 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। अब जितने भी PYQ आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि इन PYQ को आप सॉल्व कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो उत्पन्न होंगे आपके इससे केवल एक लास्ट लेक्चर आएगा, इस लास्ट लेक्चर में ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात स्टेट ऑफ मैटर वाला ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 21 नंबर का ये 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, केवल एक लास्ट लेक्चर लेके जाएंगे जिसमें ये लेसन हम ख़त्म कर देंगे। और वीडियो में जो प्रॉब्लम आई हूँ आपका, तो आप हमें कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें पहले क्लियर करके बता दें जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक को सही से लेकर आ सकें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, तो चलते हैं हम, जय हिंद।